जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रशांत कुमार को स्थान दिया गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार को प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बनाया गया है। सेवानिवृत्त होने से पहले विजय कुमार को डीजीपी का उन्हें कार्यभार भी सौंपा गया था। डीजी कानून व्यवस्था के पद पर कार्यरत प्रशांत कुमार मई 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें 5 बार राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित 109 प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं। बीते 21 माह में डीएस चौहान, आरके विश्वकर्मा और विजय कुमार के बाद प्रशांत कुमार चौथे कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। 1987 बैच के मुकुल गोयल आखिरी स्थायी डीजीपी थे। उन्हें शासन ने 11 मई 2022 में हटा दिया था। कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रशांत कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी। नए कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पुलिस परिवार एवं प्रदेश के नागरिकों के साथ मिलकर विश्वास और सुरक्षा की नींव को मजबूत करते हुए माफिया और अपराधियों का सफाया जारी रहेगा। प्रदेश के योगी मंत्रिमंडल का बजट सत्र के बाद विस्तार होने की संभावनाएं जाग रही हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के बाद योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार व्यापक फेरबदल के बजाय थोड़ा सीमित होगा और इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधान परिषद भेजे गए दारा सिंह चौहान और एनडीए में फिर शामिल हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीदें जग रही हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा के अधिकार को लेकर के तहखाने में नियमित पूजा अर्चना 1 सप्ताह में शुरू करने के लिए जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश ने यह आदेश कल व्यास जी का तहखाना जिलाधिकारी को सौंपने व उसमें पूजा पाठ का अधिकार देने की मांग को लेकर के दिया है। पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक की ओर से एक मुकदमा दाखिल किया गया था। उसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने वादी पक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए तहखाने में स्थित मूर्तियों का नियमित पूजा पाठ राग भोग कराने का भी निर्देश दिया है। इसके लिए पुजारी का नाम काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। जिलाधिकारी 7 दिन के भीतर इसके सारे इंतजाम करेंगे, यह अदालत ने कहा है और अदालत के आदेश पर ही व्यास जी का तहखाना जिला प्रशासन ने अपनी अभिरक्षा में लिया है। जिलाधिकारी वाराणसी का कहना है कि न्यायालय का आदेश संज्ञान में है और आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने 7 दिन का समय दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के दौरान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों की नज़ीर में शामिल करते हुए कहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण की सदियों की आकांक्षा अब सच हो गई है। राम मंदिर निर्माण के साथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने से लेकर अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने जैसी उपलब्धियों का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने संदेश में किया है और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार चुनावी वादों को हकीकत में बदलने के इरादों में विश्वास करती है। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में फाइलेरिया हाथी पांव से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 10 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक विसर्जन दवा सेवन MDA राउंड चलाया जाएगा। टीमें घर घर जाकर लोगों को दवाएं खिलाएंगी। बांदा, अमेठी, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, हमीरपुर, बरेली, जौनपुर, जालौन, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, उन्नाव, सोनभद्र और वाराणसी में फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाई जाएंगी। यहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीमें गठित की जा रही हैं। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है
उन्हें दवा खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वह इस रोग से बचें। हरदोई में बिजली के मीटरों में चोरी की शिकायतों को रोकने के उद्देश्य से बिजली विभाग अभियान चलाता है, जिससे बिजली चोरी रुकने के साथ उपभोक्ताओं को नियमित बिजली भी मिल सके। वाराणसी में ज्ञानवापी प्रसंग में व्यास जी के तहखाने को जिला प्रशासन ने जिला जज के आदेश पर बीते 24 जनवरी को अपनी अभिरक्षा में ले लिया था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर एडीएम प्रोटोकॉल प्रकाश चंद, वादी शैलेंद्र पाठक, उनके वकील सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चतुर्वेदी ज्ञानवापी परिसर पहुंचे थे और सभी ज्ञानवापी परिसर के दक्षिण में मौजूद व्यास जी के तहखाने में दाखिल हुए। वहां की स्थिति का अवलोकन कर दस्तावेज तैयार करने के बाद उसे अपनी अभिरक्षा में जिलाधिकारी ने लिया है। इस दौरान साथ में मौजूद सीआरपीएफ के अधिकारियों को अदालत के आदेश की जानकारी देते हुए सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लगभग 2 घंटे बाद सभी परिसर के बाहर निकल आए और व्यास जी के तहखाने में कोई दरवाजा नहीं है। बीते वर्ष एएसआई की ओर से उसमें भी सर्वे किया गया था। देश के निवेशकों को 4.58 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। बजट से पहले स्थानीय शेयर बाजारों में कल तेजी लौटी। मुख्य रूप से एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज में लिवाली से बाजार लाभ में रहा। इससे निवेशकों की संपत्ति बुधवार को 4.58 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले बैटरी कवर, लेंस और सिम सॉकेट जैसे कलपुर्जों पर आया शुल्क 15 से घटाकर 10% कर दिया है। इसका मकसद स्थानीय उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय बाजारों में उत्पाद की कीमतें कम करना है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि शुल्क को सुसंगत बनाने से मोबाइल फोन विनिर्माण परिवेश मजबूत होगा। सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाना उद्योग में बेहद आवश्यक निश्चितता और स्पष्टता लाता है। इंडियन सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के अनुसार यह भारत में मोबाइल विनिर्माण को प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेप है। उत्तर प्रदेश में कल शासन ने 6 आईएएस और 67 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, लेकिन आधिकारिक रूप से इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार को राज्य संपत्ति विभाग में भेजा गया है। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गड़बड़ करने वाले सहायक विकास अधिकारी समाज कल्याण सुनील कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में आरोपी अधिकारी सहित सभी 8 अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ बलिया में पहले से ही मुकदमा दर्ज कराया जा चुका था। हरदोई के संडीला में औद्योगिक क्षेत्र उद्यमियों की पसंद बन गया है और प्रदेश व देश के कई उद्यमी संडीला में उद्यम स्थापना में रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन भूमि की उपलब्धता कम होने की वजह से यहां उद्यम नहीं लग पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखकर यूपीसीडा ने यहां औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार का निर्णय लिया है। यूपीसीडा द्वारा यहां 4 गांवों के 750 एकड़ क्षेत्रफल में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लेकिन किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण नियमावली के अनुसार अगर सरकार या किसी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की जमीन का किया जाता है तो किसानों को मुआवजे के तौर पर वर्तमान सर्किल रेट से 4 गुना अधिक राशि दी जाती है। इसके अलावा किसानों ने बताया कि यहां 2017 से भूमियों के सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि जमीनों का मूल्य सर्किल रेट के कई गुना बढ़ चुका है। रैसों के किसानों का कहना है वर्तमान समय में यहां सामान्य भूमि 45 से 50 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से व सड़क के किनारे की भूमि 1 करोड़ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से बिक रही है, जबकि सर्किल रेट के हिसाब से किसानों को बहुत ही कम मूल्य मिलेगा। हरदोई में सड़कों पर सरकार के नुमाइंदों की मनमानी और मिलीभगत से नियम के विरुद्ध स्लीपर बसें सवारियों को ढो रही हैं। स्लीपर बसों से आए दिन होने वाले हादसों के बावजूद जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कस्बों से नियम विरुद्ध स्लीपर बसों का संचालन हो रहा है। इन बसों का परमिट टूरिस्ट का होता है, लेकिन कस्बों में अलग अलग स्थानों पर स्टैंड बनाकर यह बसें दिल्ली तक जा रही हैं और इसमें रोडवेज कर्मियों के साथ साथ ट्रांसपोर्ट विभाग की भी मिलीभगत साफ जाहिर हो रही है, क्योंकि ये डग्गामार बसें परिवहन निगम के राजस्व को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। स्लीपर बसें बावन से दिल्ली, पिहानी से दिल्ली, गोपामुंह से दिल्ली, मल्लावा से दिल्ली, सांडी से दिल्ली, सिमरा चौराहा से दिल्ली, हरपारपुर से दिल्ली और पाली से दिल्ली, कोथावा से दिल्ली,
आज मार्गों पर संचालित हो रही हैं और ये बसें इस तरीके की हैं जिनसे कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों को इसका सामना भी करना पड़ चुका है। हरदोई जिले में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए 22 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 9,984 आवेदक शामिल होंगे। 11 फरवरी को 2 पाली में परीक्षा होगी। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद की ओर से सभी केंद्र व्यवस्थापकों को पत्र जारी किया गया है। मौसम में बदलाव साफ दिखलाई पड़ रहा है, कोहरे का असर भी अब कम हुआ है और तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। मौसम में बदलाव होने से इस समय थोड़ा सा बारिश का मौसम हुआ है और इस बारिश के मौसम की वजह से अब कोहरे से निजात मिल सकती है और सर्दी का प्रकोप तो बारिश होने से कुछ बढ़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में अब मौसम साफ रहने की बारिश के बाद उम्मीद जागी है। हरदोई के कस्बा पिहानी के मोहल्ला मिश्राना, मुदीर खानी, लोहानी, भटन टोला आदि में 10,000 से अधिक परिवारों को पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति का रास्ता साफ हो गया है। 24 करोड़ से 10,000 परिवारों को पाइपलाइन से जलापूर्ति अब मिलेगी और यह जल निगम ने इसके लिए कार्य भी शुरू कर दिया है। हरदोई स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें 3 से 4 घंटा विलंब से आ रही हैं। इससे यात्रियों को गंतव्य पहुंचने में समस्या हो रही है और सबसे अधिक परेशान है दैनिक यात्री जो लखनऊ और शाहजहांपुर के लिए यात्रा करते हैं और यहां पर प्रति माह 50,000 दैनिक यात्री इन स्थानों के लिए हरदोई से यात्रा करते हैं। कोहरे के कारण विगत 2 माह से ट्रेनों का संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। हरदोई स्थानीय स्टेशन पर भी कोलकाता एक्सप्रेस 4 घंटा 8 मिनट का लेट रही, गंगा सतलज एक्सप्रेस 1 घंटा 22 मिनट का लेट रही और सहरसा गरीब रथ 2 घंटा 6 मिनट तक लेट रही। यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी परिषदीय शिक्षक अहम भूमिका में रहेंगे। कक्ष निरीक्षक के रूप में 3300 परिषदीय शिक्षकों की मांग की गई है। वहीं केंद्र पर सुरक्षा के लिए दरोगा सहित पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है। हरदोई में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा के दौरान तैनात कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक को ड्यूटी करने में बहानेबाजी अब नहीं चलेगी। उनको नियमित ड्यूटी करनी होगी और बीमारी की जांच में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित स्वास्थ्य पैनल का प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा। परिषदीय विद्यालयों की वार्षिक परीक्षा और मूल्यांकन का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। जिले में वार्षिक परीक्षा में 4 लाख विद्यार्थी शामिल होने की उम्मीद है। विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 26 मार्च तक घोषित करने की इस बार घोषणा की गई है। युवाओं में थायराइड की बीमारी बढ़ रही है और हरदोई में पिछले करीब 4 महीने से हरदोई के जिला अस्पताल की ओपीडी में 60% युवाओं में थायराइड की दिक्कत देखने को मिल रही है। चिकित्सकों का कहना है कि यह एक चिंताजनक विषय है। डॉक्टर मरीज को परामर्श देने का काम कर रहे हैं और जिला अस्पताल में कल भी 1500 नए मरीजों ने अपना पंजीकरण कराया। इन दिनों जो थायराइड की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं उनकी आयु 30 वर्ष से नीचे की है। डॉक्टरों का कहना है इस आयु वर्ग के मरीजों में अधिक थायराइड की दिक्कत हो रही है और डॉक्टरों का यह भी कहना है कि मरीजों को परामर्श देने के साथ ही उपचार की सुविधा दी जा रही है। उचित खान पान रखने, समय पर सोने, समय पर उठने, नियमित रूप से टहलने की सलाह दी जा रही है। नशे से दूर रहने को भी मरीजों को कहा जा रहा है जिससे कि उनको तनाव से भी बचने की हिदायत दी जा रही है। हम आपको बताते चलते हैं कि थायराइड होने के लक्षण जो डॉक्टर बता रहे हैं वो मुख्य ये हैं कि शरीर का वजन अधिक हो जाना, अत्यधिक नींद आना, काम करने में मन न लगना, शरीर की बौद्धिक क्षमता का कम होना और आवाज़ में भारीपन, ये थायराइड की एक लक्षण है जिसके प्रति सभी को जागरूक रहना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM के अन्य संगीतमय कार्यक्रम।